सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नौहर चैनल पर। और आज हम पर्यावरण विषय में कक्षा 5 में पाठ 15 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जब चाहें तब खाएं। तो सबसे पहले इस पाठ का जो शीर्षक है उसी की हम बात कर लेते हैं कि जब चाहें तब खाएं, इसका क्या अर्थ है। जब चाहें तब खाएं, ये पाठ भोजन के बारे में है कि भोजन किस प्रकार से खराब हो जाता है, उसको खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। सारा विषय इसके अंतर्गत इस पाठ में चलेगा। तो जब चाहें तब खाएं, इसका अर्थ ये होगा कि जब आपको आवश्यकता हो आप उसी समय भोजन बनाकर खाएं, यानी हमेशा ताज़ा भोजन करें। बासी भोजन या डिब्बाबंद भोजन, इनसे बचने का प्रयास करें। और यदि कोई इस प्रकार की आवश्यकता हो कि ऐसा भोजन करना ही पड़ेगा, तो आप उस समय विभिन्न प्रकार के तरीकों का उपयोग करते हुए भोजन ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी और हरप्रीत और राजी यह जानकर बहुत खुश थे कि माँ पिताजी कल उन्हें दादाजी के पास जयपुर ले जाएंगे। लंबा सफ़र है। वे जाने की तैयारी करने लगे। माँ ने प्रातः जल्दी उठकर आलू की सूखी सब्जी, दाल व पूड़ियाँ बनाई। इनके साथ ही अचार व मुरबा भी टिफ़िन में रखा। साथ में पानी की एक बड़ी बोतल भी रख ली। सभी ने प्रातः 6 बजे ट्रेन से यात्रा आरंभ की। आप में से भी ट्रेन से बहुत से भैया बहनों ने, विद्यार्थियों ने यात्रा की होगी। और आप सबको याद होगा कि जब आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो विभिन्न प्रकार के लोग उसमें कई प्रकार का सामान बेचने के लिए आते हैं। तो इसी प्रकार से जब ये ट्रेन में उन्होंने यात्रा प्रारंभ की तो ट्रेन में फेरी वाले उसको कहते हैं जो एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में सामान बेचते रहते हैं, उनको फेरी वाले कहा जाता है। तो ट्रेन में फेरी वाले ने आलू बड़े, नमकीन आदि बेच रहे थे। बच्चे खाने की जिद करने लगे तो पिताजी ने बच्चों को समझाया कि माँ ने बहुत अच्छा खाना बनाया, पहले वही खाते हैं। माँ ने टिफ़िन खोला तो देखा कि दाल तो ख़राब हो गई। अरे, इतनी मेहनत से बनाई हुई दाल ख़राब हो गई, ये कैसे हो गया। अब देखिए, आपको यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन का दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये रेलगाड़ी खड़ी है और ये स्टेशन में लोग हैं जो अपना सामान लेकर रेल में, कोई चढ़ रहा है, कोई ट्रेन से उतर रहा है। और इस प्रकार का दृश्य आप रेलवे स्टेशन पे दिखाई देते हैं। इसको रेलवे प्लेटफार्म भी कहते हैं, जहाँ पर रेल आकर रुकती है और वहाँ पर लोग उतरने वाले उतर जाते हैं, चढ़ने वाले चढ़ जाते हैं। तो उस स्थान को रेलवे का प्लेटफार्म कहते हैं। तो राजी ने माँ से पूछा, माँ दाल कैसे खराब हो गई। तो माँ ने बताया कि गर्मी के कारण दाल खराब हो गई, मुझे बनानी ही नहीं चाहिए थी। सदैव ताज़े भोजन का ही सेवन करना चाहिए। यदि व्यक्ति हमेशा ताज़े भोजन का ही सेवन करे तो बहुत से रोगों से वह बच सकता है, वो बीमार ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब आप बताइए कि माँ को कैसे पता लगा कि दाल खराब हो गई है। सोचो और बताओ। कोई माँ जादूगर तो थी नहीं कि जैसे ही दाल को उसने देखा और पता लग गया कि दाल खराब हो गई है। हाँ, बिल्कुल ठीक, आप में से कईयों ने एकदम सही बताया है। माँ ने दाल को सूंघ कर पता लगाया, क्योंकि जब कोई भोजन खराब हो जाता है तो उसमें विशेष प्रकार की गंध आने लग जाती है, या जो उसकी सही गंध होती है उसमें बदलाव हो जाता है। तो माँ को कैसे पता चला कि दाल खराब हो गई? सूंघ कर पता चला। अब इसका दूसरा प्रश्न है, खाने में दाल ही क्यों खराब हुई थी? क्योंकि उसमें पानी की मात्रा अधिक थी। क्योंकि दूसरी तो एक आलू की सूखी सब्जी बनाई, उसमें पानी कम था। फिर पूड़ियाँ बनाई, उसमें भी पानी नहीं था। और उसके बाद में अचार और मुरबा था, उसमें भी नहीं था। दाल में पानी ज़्यादा था, इसलिए ख़राब हो गई। आलू की सब्ज़ी खराब क्यों नहीं हुई? क्योंकि आलू की सब्ज़ी सूखी थी तथा वह तेल में तलकर बनाई गई थी।
प्रश्न नंबर 4 है, आलू की सब्जी को अगर वे लोग 2 दिन बाद खाते तो क्या वह खाने लायक रहती? इसका उत्तर होगा नहीं, 2 दिन के बाद खाते तो खाने लायक नहीं रहती। और इसका अगला 5वां प्रश्न है, 2-3 दिन बाद अचार, पूड़ी, मुरबा, आलू की सब्जी में से क्या खराब नहीं होगा 2-3 दिनों के बाद में? तो अचार और मुरबा 2-3 दिन के बाद भी खराब नहीं होता। अचार तो क्या है, महीनों तक खराब नहीं होता, मुरबा भी महीनों तक खराब नहीं होता, वो लंबे समय तक चलता है। तो राजी ने माँ से पूछा कि माँ, अचार, सॉस और आलू की सब्ज़ी जल्दी खराब क्यों नहीं होते? तब पिताजी ने बताया कि आलू की सब्ज़ी तेल में तलकर सूखी बनाई गई थी, उसमें पानी नहीं था। अचार में तेल, नमक और सिरका था, और सॉस में परिरक्षक पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं जो उसको खराब नहीं होने देते, जिससे ये सामग्री खराब नहीं हुई। अब देखिए, आपने कई बार देखा है ना, रोटी और फफूंद, ये कई बार रोटी के फफूंद लग जाती है, ब्रेड के भी लग जाती है, तब आपको वो नीली, काली ऐसे दिखाई देती है। तो ये आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें फफूंद युक्त ब्रेड और रोटी आपको इसमें दिखाई दे रही है। अब होता क्या है कि नमी, ध्यान से आप सुनना इसको, नमी, नमी यानी जल, नमी, वायु और ताप के कारण खाने में फफूंद व सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि आंखों से दिखाई नहीं देते, इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता रहती है, जिससे उसके गंध और स्वाद में बदलाव आ जाता है। यानी नमी, वायु और ताप के कारण खाने में फफूंद और छोटे जीव पैदा हो जाते हैं, जिससे खाने के गंध में और स्वाद में बदलाव आ जाता है। ऐसा भोजन खराब हो जाता है और खाने योग्य नहीं रहता। भोजन को संरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, अगर संरक्षित न करें तो खाने की वस्तुएं जो 1-2 दिन में खराब होने लगती है। यदि संरक्षित नहीं करेंगे तो खाने की वस्तुएं जो 1-2 दिन में खराब होने लग जाती है, ऐसी होगी। अब आप इसमें ध्यान कर लीजिएगा इसी तरह से, खाने की वस्तुएं 1-2 दिन में खराब होने लगती है, वो हो जाएगी दाल, पानीदार सब्जी, रोटी, पूड़ी, दूध आदि। ये 1-2 दिन में खराब हो जाएगी। फिर खाने की वस्तुएं जो 3-4 दिन में खराब होने लगती है, तो 3-4 दिन में खराब होने वाली वस्तु है दही, छाछ, ब्रेड का पैकेट, हरी सब्जियां। फिर खाने की वस्तुएं जो महीने भर में खराब होने लगेगी, तो महीने भर में खराब होने वाली है घी, तेल, दाल, चना, चीनी, बूरा आदि। और खाने की वस्तुएं जो साल भर में भी खराब नहीं होती, ऐसी वस्तुएं भी होती है 1 साल तक आप रखोगे तो भी खराब नहीं होगा, जैसे गेहूँ, चावल इत्यादि। तो ये आपको जानकारी होगी ना, कौन सा सामान कितनी जल्दी खराब हो जाता है। अब बात करेंगे खाने में साफ सफाई की। गर्मी के दिनों में भोजन जल्दी खराब हो जाता है। क्या होगा? गर्मी में हो जाएगा जल्दी खराब, क्योंकि अधिक तापमान के कारण जीवाणु सक्रिय रहते हैं, और भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हम उसे ठंडी जगह पर जाली से ढककर रखते हैं, और अगर फ्रीज हो तो उसमें रख देते हैं। कुछ समय बाद फिर से फेरी वाले आ गए। हरप्रीत और राजी पुनः खाने की जिद करने लगे। इस पर पिताजी ने उन्हें समझाया कि बाहर बनी खाने की चीज़ों को बनाते समय साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, अतः इन्हें नहीं खाना चाहिए। अब देखिए, घर पर खाना बनाते समय साफ सफाई की किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। अब आपने देखा है कि आपके घर पे जब खाना बनाते हैं तो किन किन बातों को साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, आप उसको बातों को बताइए। चलो मैं भी आपकी सहायता कर देता हूँ। तो घर पर खाना बनाते समय साफ सफाई की जिन बातों का ध्यान रखा जाता है वो इस प्रकार से है। नंबर 1, काटने से पहले सब्जियों को साफ पानी से धोया जाता है। फिर दूसरा, आसपास की साफ सफाई ठीक प्रकार से की जाती है। तीसरे नंबर की बात है, खाना बनाने में स्वच्छ व शुद्ध पानी का प्रयोग किया जाता है। और नंबर 4, हाथों को अच्छी तरह साफ करके ही खाना बनाया जाता है। और नंबर 5, बर्तनों की सफाई अच्छी प्रकार से की जाती है। और नंबर 6, खाना ढक कर रखा जाता है। तो इस प्रकार की
बातों का ध्यान रखते हैं, इससे खाना शुद्ध रहता है, स्वच्छ रहता है और पौष्टिक भोजन इससे बनता है जो हमें बीमार नहीं करता है। अब आप बताइए, होटल, ठेलों या फेरी वाले जहाँ खाने की चीज़ें बनाते हैं वहाँ साफ सफाई का स्तर क्या होता है? निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर जांचिए। यानी जो होटल होता है या ठेला, जो रेहड़ी भी जिसको कहते हैं, या फेरी वाले जो ऐसे सामान को अपने सिर पर उठा के एक जगह दूसरी जगह भेजते हैं, तो वहाँ जो ये लोग जहाँ भोजन बनाते हैं वहाँ साफ़ सफाई का स्तर कैसे होता है? कौन कौन सी बातों के आधार पे देखना है? सब्जी को धोना, धोते हैं कि नहीं धोते? आसपास की सफाई होती है क्या? हाथों को धोते हैं क्या? उपयोग में आने वाला पानी, बर्तनों की सफाई, खाना खुला हुआ है या ढका हुआ है? इस प्रकार की बातों को आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, होटलों, ठेलों या फेरी वालों के खाना बनाने का साफ सफाई का स्तर निम्न प्रकार से रहता है। सब्जियों को ठीक प्रकार से धोया नहीं जाता है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, आसपास की साफ सफाई पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। हाथों को साबुन से साफ नहीं करते हैं। वे सादा टंकी के पानी का उपयोग करते हैं जो दूषित हो सकता है, और बर्तनों की सफाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और खाना खुले में रखा रहता है जिस पर मक्खी, मच्छर आदि बैठकर गंदगी फैलाते रहते हैं। इसमें से कई ऐसे ठेले वाले होते हैं जो बिल्कुल साफ़ सुथरा खाना बनाते हैं। लगभग बाकी के ऐसे होते हैं जो साफ़ सफाई का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते। कई तो एकदम गंदे पानी का उपयोग कर लेते हैं बर्तनों को धोने का और वहाँ पर खाना खाने का मतलब है बीमारी को निमंत्रण देना। इस प्रकार जहाँ तक हो सकता है आप बाहर खाने की चीज़ों से बचिए। अपने घर में ही अपनी मम्मी से कहिए, अच्छा खाना आपको बना कर देगी, और घर में ही खाना आप खाइए। अब देखिए, बाजार में निर्मित खाद्य सामग्री में पौष्टिकता होती है या नहीं होती है? तो इसका उत्तर होगा, बाजार में निर्माण होने वाली कुछ सामग्रियों में पौष्टिकता होती है और कुछ खाद्य सामग्रियों में पौष्टिकता बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे खाद्य सामग्री की हम बात करते हैं, एक तालिका के रूप में खाद्य सामग्री की बात करते हैं। तो खाद्य सामग्री देखिए, सब्जी रोटी पौष्टिकता होगी या नहीं होगी? तो सब्जी रोटी में पौष्टिकता होती है। खाद्य पदार्थ कितने दिनों में खराब हो जाएगा? 1 दिन में। चिप्स पौष्टिकता नहीं होती, 1 दिन में खराब हो जाएगी। उबले हुए चने पौष्टिकता होती है, 1 दिन में खराब हो जाएगा। तली हुई बड़ी पौष्टिकता नहीं होती, 1 दिन में खराब हो जाएगी। दूध पौष्टिक होता है, 1 दिन में खराब हो जाएगा। मिठाई भी पौष्टिक होती है, लगभग 3-4 दिन में खराब हो जाएगी। फल पौष्टिक होता है, 2-3 दिन में खराब हो जाएंगे। और ब्रेड पौष्टिक भी होती है लेकिन 2-3 दिन में खराब हो जाएगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं हम, जूठा न छोड़ना। देखो, इतनी ये महत्वपूर्ण बात है, जूठा छोड़ना ही नहीं चाहिए। भारत में तो अन्न को देवता माना जाता है, अन्न देवता, और भोजन को जूठा छोड़ना देवता का अपमान करना है। इसलिए भोजन को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। लंबे सफ़र के बाद सभी दादी के यहाँ पहुँचते हैं। दादी से मिलकर सभी बहुत खुश थे। शाम को खाने में सभी ने केर सांगरी, कढ़ी चावल, भिंडी, रोटी, सलाद आदि खाया। मज़ा आ गया, इतना शानदार भोजन किया। लेकिन बच्चों ने खाना जूठा छोड़ दिया। यह देखकर दादी जी ने समझाया, अरे खाने को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, इससे खाना बर्बाद होता है। थाली में खाना उतना ही लेना चाहिए जितनी भूख हो, इससे देश का अनाज बचता है। तो दादी ने कितनी अच्छी बात बताई। अगर देश की, भारत की जनसंख्या करोड़ों में है, 130 करोड़ जनसंख्या है, और यदि करोड़ों लोग यदि भोजन को जूठा छोड़ते हैं तो टनों भोजन, लाखों क्विंटल भोजन बेकार चला जाता है, और जूठा नहीं छोड़ेंगे तो उतना भोजन बचेगा। इसलिए देश का अनाज बचता है यदि हम भोजन को जूठा नहीं छोड़ें तो देश की तरक्की में यदि हमें योगदान देना है तो भी हमें भोजन को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। अब आप बताइए, और अपनी कॉपी में इस प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना भी है। आप किसी समारोह जैसे शादी, ब्याह, प्रसादी आदि में गए होंगे। कई बार ऐसे सामूहिक अवसरों पर खाना अधिक क्यों बर्बाद होता है? और दूसरा प्रश्न है, भोजन की इस बर्बादी को रोकने के लिए क्या क्या उपाय
किए जा सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा हाँ। देखा है कि शादी प्रशादी आदि में खाना बड़ी मात्रा में बनाया जाता है तथा ऐसे अवसरों पर अधिक मात्रा में खाना बर्बाद होता है। क्यों होता है? क्योंकि नंबर 1, खाने के प्रयोग का सही अनुमान नहीं होना। नंबर 2, समारोह में अपेक्षा से कम लोगों का पहुंचना। नंबर 3, खाने में बनी कुछ चीज़ों का स्वादिष्ट न बनना। और नंबर 4, खाने में मेनू में अधिक चीज़ें होने पर कुछ पर लोगों का ध्यान न जाना, इस कारण से खाना बर्बाद हो जाता है। और दूसरा प्रश्न है, भोजन की इस बर्बादी को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? इसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, खाने वाले लोगों की संख्या का सही अनुमान लगाकर ही खाना बनाना चाहिए और खाने के मेनू में सभी की पसंद को ध्यान में रखकर चीज़ें शामिल करनी चाहिए। और नंबर 3, खाने में बहुत अधिक चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। और नंबर 4, अच्छे व योग्य रसोइयों द्वारा खाना बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार की बातों का ध्यान रखेंगे तो भोजन की बर्बादी कम होगी। अब अगला इसका प्रश्न है, यदि समारोह के बाद उस स्थान की साफ सफाई न हो तो वहाँ के आसपास के लोगों को क्या परेशानी होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर होगा समारोह के स्थान पर गंदगी फैली रहेगी जिसमें से दुर्गंध आएगी और आसपास के लोगों में बीमारी फैलने का डर बना रहेगा। 5वां प्रश्न है, अपने विद्यालय में मध्यांतर में देखें कि कौन अपना भोजन पूरा खा रहा है, कौन जूठा छोड़ रहा है, व्यर्थ गए खाने को कहाँ फेंका जा रहा है और उसे कौन खा रहा है। ये आप यदि देखेंगे तो उसमें लगभग क्या होगा, मध्यांतर में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना खाना पूरा खा रहे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने खाने को जूठा छोड़ देते हैं। कोई भी इसमें नाम हो सकता है कि मध्यांतर में कोई दिव्या है, प्रीति है, सुरेश है, महेश है, वो अपना भोजन पूरा खा रहे हैं और पवन है, सुनीता है, रेणु है, ये जूठा छोड़ रहे हैं। कोई और नाम भी इसके स्थान पे हो सकते हैं। और व्यर्थ गए खाने को विद्यालय गेट के बाहर फेंका जाता है जिसे सूअर, कुत्ते, गाय आदि खा रहे हैं। लगभग ऐसा ही होता है। और प्रश्न 1 इसमें आगे वाला प्रश्न है, जहाँ ये खाना फेंका जा रहा है वहाँ किस तरह का वातावरण देखने को मिलता है? तो इसका उत्तर होगा, जहाँ ये खाना फेंका जा रहा है वहाँ पर उस स्थान पर दुर्गंध युक्त गंदा वातावरण हो जाता है। वहाँ मक्खी, मच्छर, अन्य कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो जाते हैं, कोई जानवर वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वापस में लड़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से वातावरण वहाँ पर खराब होता है। अब देखिए, ये यहाँ पर एक दृश्य है और यहाँ पे सूअर है, कोई गाय है, कोई कुत्ता है, कोई बकरी है। ये इसमें विभिन्न प्रकार के जानवर इसमें दिखाए गए हैं जो जूठे छोड़े गए खाने के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं और वातावरण में सब जगह गंदगी इन्होंने फैला रखी है। अब संरक्षण के तरीके, यानी फल, सब्जी और भोजन या पका हुआ भोजन है वो लंबे समय तक कैसे उसको रखें कि वो खराब नहीं हो, इसके लिए उसमें क्या किया जा सकता है? देखिए, फल, सब्जियां और पका भोजन लंबे समय तक रखने से खराब हो जाता है। उन पर जीवाणु व कवक उत्पन्न होकर भोजन को दूषित कर देते हैं और दूषित भोजन खाने से हम बीमार हो जाते हैं। ये फ्रीज में भी कुछ समय तक ही ताज़ा रहता है। लंबे समय तक भोजन को खराब होने से बचाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, जैसे शक्कर मिलाकर मुरब्बा बनाना। नंबर 2, शरबत बनाना, सिरका, नमक व तेल डालकर अचार बनाना, भिंडी, ग्वारफली, आलू की चिप्स, पुदीना, मेथी आदि को धूप में रखकर सुखाकर संरक्षित करते हैं। डिब्बाबंद भोजन वायु रोधी होने के कारण खराब नहीं होता। रासायनिक परिरक्षकों द्वारा भी भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित व संरक्षित किया जा सकता है। अब आप देखिए, निम्नलिखित सामग्री को संरक्षित करने की विधियों को लिखो। आप चाहें तो और भी उदाहरण इसमें लिख सकते हैं। चलिए जी, अभी जितने उदाहरण दिए उतनी की बात करते हैं हम। आलू की चिप्स, तो आलू की चिप्स को संरक्षण करने की विधि है धूप में सुखाकर। आलू की चिप्स को धूप में सुखा लेंगे तो जो सूखी चिप्स हो जाती है वो खराब नहीं होती है, काफ़ी समय तक पड़ी रहती है। कैरी का अचार, तेल डालकर उसको ठीक करेंगे। ग्वारफली धूप में सुखा लेंगे। मटर फ्रीज में रख लेंगे। और अनाज को भी हम धूप में सुखाकर सूखे स्थान पर संरक्षित कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। खाने के बाद सभी घूमने के लिए आमेर का किला देखने गए। वहाँ उन्होंने फ्रूट,
जूस की दुकान पर तरह तरह के फल देखे। हरप्रीत को सेब, गाजर, चेरी देखकर आश्चर्य हुआ कि क्या ये गर्मी में भी आते हैं। दादाजी ने बताया, अरे आजकल हर मौसम में हर प्रकार के फल व सब्जियां मिलती है। अब आप ध्यान करिए, आपके गांव शहर में कौन सी फल सब्जियां बिन मौसम के उपलब्ध हो जाती है। और नंबर 2, क्या कारण है कि साल भर गाजर, मटर, प्याज, आलू मिलते रहते हैं। और नंबर 3, घरों में सामान्य रूप से मिलने वाले खाद्य पदार्थों को कितने समय तक के लिए संरक्षित किया जा सकता है और उनके तरीके क्या है, आप इसको लिखिए। तो हम पहले प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। तो आपके गांव शहर में कौन सी फल सब्जियां बिन मौसम के उपलब्ध हो जाती है। तो आजकल क्या है कि आलू, गाजर, प्याज, टमाटर आदि तथा फलों में केला, सेब आदि बिना मौसम के हमेशा उपलब्ध रहते हैं। नंबर 2, क्या कारण है कि साल भर गाजर, मटर, प्याज, आलू मिलते रहते हैं। क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध होते हैं और इन्हें सरलता से संरक्षित किया जा सकता है। नंबर 3, घरों में सामान्य रूप से मिलने वाले खाद्य पदार्थों को कितने समय तक के लिए संरक्षित किया जा सकता है, उनके तरीके क्या है, लिखिए। चलो इसकी बात करते हैं। नंबर 1, खाद्य सामग्री दाल, उसको संरक्षित करेंगे फ्रीज में रखकर। कितने समय तक के लिए बच जाएगा, 1 दिन के लिए। दूसरी खाद्य सामग्री ब्रेड, उसको संरक्षित करने का तरीका होगा रासायनिक परिरक्षकों द्वारा, 4 या 5 दिन तक वह रह जाएगी। फिर खाद्य सामग्री हरी सब्जी फ्रीज में रख देंगे, 2-3 दिन तक ठीक रहेगी। मावे की मिठाई फ्रीज में रख देंगे, 6-7 दिन तक पड़ी रहेगी। दही मिट्टी के बर्तन में रख देंगे, 2 दिन तक पड़ा रहेगा। याद रखिए, दही को मिट्टी के बर्तन में रखते हैं तो ज़्यादा समय तक वो चलता है, खराब यानी जल्दी खराब नहीं होता। ऐसे ही मक्खन फ्रीज में रख देंगे, 6-7 दिन तक पड़ा रहेगा। अब देखिए, चटपटा चूर्ण बनाना आपको बताते हैं। 10-15 आंवले को अच्छी तरह से धोकर सुखा लें, कद्दूकस कर इसे घिस लें और घिसे हुए आंवले को पतले कपड़े से ढककर सुखा लें। सबसे पहले क्या करना है, 10-15 आंवले को अच्छी तरह से धोकर हमें सुखाना है और फिर कद्दूकस पर इसको घिस लें और घिसे हुए आंवले को पतले कपड़े से ढककर सुखा लें। 1-2 दिन में सूख जाएंगे। सूखे आंवले को पीस लें और चूर्ण में बराबर की मात्रा में पिसी हुई शक्कर मिला लें, चाहे तो नमक और पिसा जीरा ही मिला लें। अब चूर्ण का आनंद साल भर तक ले सकते हैं। पौष्टिक और आनंददायक चूर्ण तैयार हो गया। अब इस पाठ में हमने क्या सीखा, भोजन के खराब व दूषित होने में सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होते हैं और बाजार में बिकने वाली जो खाद्य सामग्री है उसमें पौष्टिकता नहीं होती और जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाना थाली में लेना चाहिए। ये बात आप पक्की तय कर लीजिए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही खाना आपको लेना चाहिए, जूठा बिल्कुल नहीं छोड़ना है। खाद्य पदार्थ को अलग अलग प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। अब आप लोग बताइए, ये आपसे अंतिम 3 प्रश्न है इस पाठ के। पहला है, खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए आवश्यक 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो वो आवश्यक 3 वस्तुएं कौन सी होगी, तेल, सिरका और फ्रिज। तेल से आप संरक्षित रख सकते हैं, सिरके से रख सकते हैं, फ्रिज में रख के भी रख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, नींबू के अचार को संरक्षित करने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तो नींबू के अचार को सुरक्षित करने के लिए हम नमक, तेल, सौंफ, राई इत्यादि का उपयोग करते हैं। और तीसरा प्रश्न है, भोजन को व्यर्थ या बर्बाद नहीं करने के लिए आप क्या करेंगे। तो भोजन व्यर्थ या बर्बाद न हो इसके लिए आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे। पहला काम क्या करोगे, आप ये तय करोगे कि मैं स्वयं जूठन नहीं छोड़ूंगा और अपने साथियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करूंगा। नंबर 2, मैं आवश्यकता अनुसार ही भोजन का प्रयोग करूंगा। ये 2 बात आप पक्की कर लेते हैं तो आप भोजन को व्यर्थ या बर्बाद नहीं करने में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। तो इस पाठ का सार क्या है, भोजन का अपव्यय नहीं करना और भोजन को ताज़ा बनाकर उसको उपयोग में लेना। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम स्वस्थ बनेंगे, ताकतवर बनेंगे, मजबूत बनेंगे। और हम स्वस्थ रहेंगे, ताकतवर रहेंगे तो हमारे देश की सेवा ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकेंगे, हम पढ़ाई ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो पूरी इन बातों का ध्यान रखना और एक बात मन में निश्चय जरूर करना कि भोजन को जूठा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अन्न देवता का अपमान नहीं करना है। तो पाठ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात को लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है, इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। धन्यवाद।